बेटे की जिद के आगे राम भरोसे जी और मंदाकिनी जी को झुकना ही पड़ा। बेटे ने तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की ठान ही ली थी। वह कह रहा था कि अगर आप लोगों नहीं माने तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। यह सुनकर राम भरोसे जी और मंदाकिनी जी हैरान रह गए। वह सोचने लगे कि अगर उन्होंने अपने बेटे की बात नहीं मानी तो वह अपने आप शादी कर लेगा। इससे समाज में जाति बिरादरी में बदनामी हो जाएगी। इसलिए वह अपने बेटे विनीत की बात मान लेते हैं। जब दोनों पति पत्नी बेटे की पसंद की लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो लड़की के हाव भाव और बात करने के रवैये को देखकर वह निराश हो जाते हैं कि यह लड़की तो बहुत ही घमंडी और अकड़ू स्वभाव की है। शायद वह उनके परिवार में रच बस न पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने उस लड़की को अपना लिया। जब माधुरी उनके घर में बहू बनकर आई तो मंदाकिनी जी ने उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार दिया। लेकिन माधुरी उनसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी और ना ही उनसे बात करना पसंद करती थी। कुल मिलाकर वह अपने सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। इसलिए वह उन्हें बात बात पर नीचा दिखाया करती थी। माँ जी, कल मेरे मायके में बहन का जन्मदिन है, मुझे पार्लर फेशियल कराने जाना है, तुम घर का सारा काम कर लेना। और हाँ माँ जी, मैंने तो अपने मायके आज शाम को ही निकल जाऊंगी, लेकिन कल जन्मदिन के समय तुम भी आ जाना। अब एक ही शहर में रहते हैं, नहीं आओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बहू, कल तुम्हारा भाई तुम्हें मायके ले जाने के लिए आया था, लेकिन उसने मुझसे एक बार भी नहीं कहा, तो मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ। ओहो माँ जी, तुम्हारी यही आदत खराब है, तुम्हें अलग से निमंत्रण चाहिए। जब मैं कह रही हूँ ना कि कल आना आ जाना, तो तुम्हें आने में समस्या क्या है। बहुत नाक वाली बनती हो। मेरे मायके में जन्मदिन है, मैं कह रही हूँ ना कि और किसी को कहने की क्या ज़रूरत है। इतना कहकर बहू अपना पर्स उठाकर पार्लर के लिए निकल गई। मंदाकिनी जी रसोई में खाना बनाने के लिए चली गईं। थोड़ी देर में उनके पति राम भरोसे जी आ गए। कहते हैं, आज दुकान पर बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से खाने के लिए समय निकाल कर आया हूँ। शादियों का सीजन चल रहा है, ग्राहक बहुत ज़्यादा आते हैं, जल्दी से खाना दे दो, मैं विनीत का खाना लेकर जाऊँगा, एक टिफ़िन में पैक कर देना, उसने आने से मना किया है। मंदाकिनी जी फटाफट से खाना लाकर अपने पति को खाना देती हैं, साथ ही बेटे के लिए टिफ़िन में खाना पैक कर देती हैं। राम भरोसे जी इतनी जल्दी में थी कि मंदाकिनी जी उनसे बहू के मायके जाने की कोई बात ही नहीं कर पाईं। उन्होंने सोचा था पहले अपने पति से बात करेंगी, तभी वह बहू के मायके जाएंगी। अगर वह हाँ कहेंगे तो ही जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी। लेकिन राम भरोसे जी फटाफट से अपने बेटे का टिफ़िन लेकर वापस से दुकान के लिए चले गए। दरअसल राम भरोसे जी की मेन मार्केट में ज्वेलरी की बहुत बड़ी दुकान है, जहां पर पहले राम भरोसे जी अकेले बैठते थे। शुरुआत में राम भरोसे जी की एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन उस छोटी सी दुकान से ही धीरे धीरे उन्होंने एक बड़ी सी दुकान खरीद ली। राम भरोसे जी ने बड़ी दुकान अपनी पत्नी मंदाकिनी जी के नाम खरीदी थी। जब उन्होंने यह दुकान खरीदी थी तब उनके दोनों ही बच्चे बहुत छोटे छोटे थे और स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, बेटी की शादी हो गई, अपने ससुराल चली गई और बहुत ही आराम से अपने ससुराल में रह रही थी। बेटा छोटा था, बेटी की शादी अभी 2 साल पहले ही हुई है। उसने अपने पसंद की लड़की से शादी की है। विनीत को अपनी दुकान पर आने वाली एक लड़की माधुरी बहुत पसंद आ गई थी। वैसे तो विनीत के लिए शादी के बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन विनीत ने किसी से भी शादी करने से इनकार कर दिया
और बिना संकोच किए अपने घर में यह बात बता दी कि वह माधुरी से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। पहले तो घर वालों ने विनीत को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि विनीत नहीं मानेगा तो अपने बेटे की खुशी के लिए दोनों पति पत्नी माधुरी से अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो गए। 2 साल पहले माधुरी राम भरोसे जी और मंदाकिनी जी के घर में बहू बनकर आई थी। शुरू में तो उनका व्यवहार अपने सास ससुर के साथ अच्छा था, लेकिन समय बीतने के साथ ही उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता चला गया। शायद शुरू का व्यवहार सिर्फ दिखावे के लिए था, अब उसका असली चेहरा सामने आ रहा था। माधुरी घर के कामधाम में कोई रुचि नहीं लेती थी। ज़्यादातर काम मंदाकिनी जी ही करती थी। जैसे वह काम बहू के आने से पहले करती थी, वैसे ही अभी भी उन्हें काम करने पड़ते हैं। रसोई संभालनी है, घर संभालना पड़ता है। कभी कभार वह अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती हैं कि बेटा, मुझसे घर के सारे काम नहीं बनते हैं, इतने सारे लोगों का खाना बनाना, घर का काम करना, तुम कुछ तो रसोई में आकर मेरी मदद कर दिया करो। पूरे दिन कमरे में बैठकर आखिर करती क्या हो? माधुरी चिल्लाकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं पूरे दिन कमरे में खाली बैठी रहती हूँ या आराम फरमाती रहती हूँ? मेरे पास तुम्हारे जितना समय नहीं है जो दिन भर बैठी रहूं और रसोई संभालती रहूं। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और अपने लिए जॉब ढूंढती रहती हूँ। तुम तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि कहीं जाकर जॉब कर सकती, इसलिए रसोई संभालना, घर के कामकाज करना तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन मेरे लिए यह मजबूरी नहीं है। मुझे घर के काम धाम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बाहर जाकर जॉब करना चाहती हूँ, अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, किसी के बंधन में नहीं रहना चाहती। मैंने तो विनीत से पहले ही कहा था कि शादी के बाद मुझे तुम्हारे घर की कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि मैं इस घर में रहने के लिए भी तैयार नहीं थी। हमने तो सोचा था कि हम दोनों लव मैरिज कर रहे हैं तो बड़े से शहर में अपना घर लेंगे और उधर ही कुछ अपना करेंगे और आराम से आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। मैं तुम सबके साथ रह रही हूँ, यह छोटी बात नहीं है। कितना एडजस्ट कर रही हूँ और तुम उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारे साथ रसोई में काम कराऊँ? बहू की ऐसी कठोर बातें सुनकर मंदाकिनी जी चौंक जाती हैं कि ऐसा भी कहीं होता? शादी से पहले कोई ससुराल वालों के लिए ऐसी शर्तें रखता है? पता नहीं बहू अपने मायके से क्या सीख कर आई है। हमारे परिवार में है ही कितने लोग, सिर्फ 4। एक बेटी थी, उसकी भी शादी हो गई। 4 लोगों के परिवार को संभालना भी बहू को कितना मुश्किल लगता है। आज बेटे को आने दो, उससे बात करूंगी। शाम को जब दुकान से बेटा आता है उस समय बहू अपने कमरे में बैठी है। विनीत रसोई में पानी लेने के लिए गया तो मंदाकिनी जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा, बहू दिन भर अपने कमरे में ही बैठी रहती है, ना रसोई में मेरा हाथ बटाती है, ना ही घर के किसी काम में मेरा हाथ बटाती है। मैं घर के काम करके थक जाती हूँ, कमर और घुटनों में दर्द होने लगता है। मेरा भी बुढ़ापा है, कब तक यह सब करती रहूँगी? एक ना एक दिन बहू को यह सारी जिम्मेदारियां तो उठानी ही पड़ेंगी। लेकिन विनीत भी क्या करे, मजबूर है, क्योंकि शादी से पहले ही उसकी पत्नी ने उसके सामने इतनी सारी शर्तें रख दी थी और प्यार के बस में विनीत ने अपनी पत्नी की सारी शर्तें मान भी ली थी। विनीत को वह दिन याद आ जाता है जब शादी के महीने भर पहले माधुरी ने उसे एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाया था और अपनी सारी शर्तें रखी थी कि उसकी शादी करने की कुछ शर्त हैं। विनीत माधुरी की बात सुनकर जाता है और पूछता है, जब हम दोनों प्यार करते हैं तो शर्तों की क्या ज़रूरत? देखो विनीत, वैसे तो मेरे पापा ने मेरे लिए एक डॉक्टर लड़का ढूंढ रखा है जो दिल्ली जैसे शहर में रहता है।
अगर मैं उससे शादी कर लूँगी तो उधर जाकर आराम से सेटल हो जाऊँगी और एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजारूँगी। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद हम दोनों इस छोटे से शहर को छोड़कर एक बड़े से शहर में चलेंगे, जहाँ तुम अपनी एक दुकान डाल लेना, मैं भी अपनी जॉब की तैयारी करूँगी। हम दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, मूवी देखेंगे, बाहर घूमने जाएंगे। माधुरी की बात सुनकर विनीत चौंक जाता है। कहता है, माधुरी, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पिताजी की इसी शहर में इतनी बड़ी दुकान है। अगर मैं इस शहर से दूसरे शहर में जाऊँगा तो पिताजी के बिजनेस को कौन देखेगा? उसके बाद बिजनेस को देखने वाला कोई नहीं है। और फिर हमारा इस शहर में इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा बिजनेस है, और बुढ़ापे पर अपने माता पिता को छोड़कर मैं नहीं जा सकता हूँ। विनीत की बात सुनकर माधुरी मुंह बनाती हुई कहती है, ठीक है, अगर तुम शहर छोड़कर नहीं जाओगे तो फिर मैं तुम्हारे घर में अपनी मर्जी से रहूँगी। ना ही कोई काम करूँगी और ना ही तुम सब मुझे किसी काम को करने के लिए फोर्स करोगे। मुझे सास ससुर के साथ नहीं रहना है। क्या करता विनीत आखिरकार माधुरी से प्यार जो करता था, इसलिए उसकी शर्तों को मान गया। रसोई में खड़ी हुई मंदाकिनी जी कहती हैं, विनीत, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? मैंने जो कहा है उसे सुना भी है? हाँ हाँ माँ, सुना है। हाँ में गर्दन हिलाते हुए विनीत कहता है, ठीक है माँ, मैं माधुरी से बात करूँगा और बात नहीं बनती है तो कोई बीच का रास्ता निकाल लूँगा। बीच के रास्ते से तुम्हारा क्या मतलब है? विनीत, माँ, अगर आपसे काम नहीं होता तो मैं घर में एक कामवाली लगा लूँगा। आप भी इतना काम मत किया करो। बेटे की बात सुनकर मंदाकिनी जी को थोड़ा सा अटपटा तो लगता है, लेकिन फिर सोचती हैं, कोई बात नहीं, आखिरकार बेटे ने थोड़ा बहुत तो मेरे बारे में भी सोचा ना। उसने बहू को समझाने की भी बात कही, लेकिन अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई माधुरी अपनी सास की सारी बातें सुन लेती हैं। मंदाकिनी जी की सारी बातें सुनने के बाद माधुरी की त्योरियां चढ़ गईं। गुस्से से आग बबूला हो गई। मन ही मन बड़बड़ाती हुई कहती है, तुमने मेरे पति को भड़काने की कोशिश की, उसको मेरे खिलाफ भड़का रही हो। इसका सबक तुम्हें जरूर मिलेगा। मुझसे काम करवाएगी बुढ़िया। मैं इस घर में कोई काम नहीं करने वाली। मेरे ही पति से मेरी शिकायत लगा रही है। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मौका मिलने दो, फिर बताती हूँ। इतना कहकर वह पैर पटकती हुई कमरे के अंदर चली गई। और आज जब माधुरी के मायके में बहन का जन्मदिन है तो पता नहीं उसके खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा है। उसके भाई के ना कहने के बावजूद भी वह अपनी सास को अपने मायके क्यों ले जाना चाहती है। दूसरे दिन मंदाकिनी जी अपने पति से कहती हैं कि बहू के मायके में उसकी बहन का जन्मदिन है, हम दोनों को चलने के लिए कह रही हैं। आप क्या कहते हैं? पत्नी की बात सुनकर राम भरोसे जी कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं और फिर कहते हैं, मंदाकिनी, पिछली बार का हमारा अनुभव बहू के मायके का कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए मन तो गवाही नहीं दे रहा है। बहू के मायके जाने का अगर हो तो सके मत जाना। वैसे भी हमारा उधर कुछ खास काम नहीं है। बेटा बहू तो जाएंगे ही। तभी मंदाकिनी जी का फ़ोन बज उठता है। मंदाकिनी जी बहू का फ़ोन उठाती हैं तो उधर से माधुरी कहती है, माँ जी, आज 2 बजे से फंक्शन शुरू हो जाएगा। घंटे भर बाद आप आ जाना, कोई बहाना नहीं चलेगा। पीछे से माधुरी की माँ फ़ोन लेकर कहती है, हाँ समधन जी, आपको भी आना है। आज के समय में तो आना जाना लगा रहता है। सारे पुराने रीति रिवाज अब बदल रहे हैं तो आप भी बदल जाइए। आने जाने में कोई समस्या नहीं है। नहीं नहीं समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बेटे के साथ आ जाऊंगी। राम भरोसे जी कहते हैं,
बहू इतना जोर दे रही है, उसके मायके वाले भी कह रहे हैं तो घंटे 2 घंटे के लिए बेटे के साथ चली जाना। बाद में अगर मुझे समय मिला तो मैं भी आ जाऊंगा। जी समय मिला नहीं, आपको ज़रूर आना है। मैं आपके साथ ही जल्दी वापस आ जाऊंगी। मुझे ज़्यादा देर रुकने का मन नहीं है। बेटा बहू तो हो सकता है आज उधर ही रुकें, लेकिन मैं उधर रुककर क्या करूंगी? आपको तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। थोड़ी देर में तैयार होकर मंदाकिनी जी अपने बेटे बहू के साथ मायके पहुंच गई। बहू के मायके में उसके सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं। मंदाकिनी जी पास में पड़े हुए सोफे पर जाकर बैठ गई। क्या माधुरी सभी लोगों को शरबत दे रही है? अपनी बहू को मायके में काम करते हुए देखकर मंदाकिनी जी चौंक जाती हैं। वह उस समय तो अपनी बहू से कुछ नहीं कहती। रसोई में माधुरी, उसकी माँ और उसकी भाभी खड़ी हुई है, जो कि हॉल में बैठी हुई मंदाकिनी जी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, लेकिन उन सभी के चेहरे पर चिंता के भाव नजर आ रहे हैं। तीनों आपस में कुछ बात कर रही हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात कर रही। तभी थोड़ी देर में माधुरी मंदाकिनी जी को इशारे में रसोई में बुलाती हैं। रसोई में उसकी माँ और भाभी भी खड़ी हुई हैं। माधुरी कहती है, माँ जी आज हमारी काम वाली नहीं आई है। अब घर में इतने सारे काम हैं, रसोई संभालने कि बाहर के काम देखें। इतने सारे लोगों की चाय बनानी है। भाभी का बच्चा छोटा है, मम्मी से बनता नहीं है। मैं अकेली क्या क्या करूं? आप मेरी सहायता कर देंगी? मंदाकिनी जी अपनी बहू के आग्रह करने पर कहती हैं, ठीक है बहू, मैं चाय बना दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मंदाकिनी जी चाय बनाने लगती हैं। थोड़ी देर में माधुरी मंदाकिनी जी से कहती है, माँ जी रसोई में बर्तनों का बहुत ढेर हो गया है, इनको भी साफ कर देना। अगर कामवाली आई होती तो सबसे यह सब नहीं कहना पड़ता। क्या करें, घर में सभी लोग इतने बिजी हैं और आपसे यह सब काम कहने पड़ रहे हैं। माधुरी की बात सुनकर मंदाकिनी जी को बहुत बुरा लगता है कि अपने मायके में मुझसे इतना काम करवा रही हैं। चलो चाय बनाने तक तो ठीक था, पर इतने सारे जूठे बर्तन धोने के लिए कह दिया। पीछे से चिकनी चुपड़ी बातें करती हुई माधुरी कहती है, माँ जी के लिए यह सारे काम तो बाएं हाथ का काम है। घर में भी फटाफट से सारे काम निपटा लेती हैं, लेकिन माधुरी की भाभी, जो कि अपने छोटे से बच्चे को लेकर रसोई में खड़ी हैं, उसे यह सब पसंद नहीं आता। चाय बनाने तक तो ठीक था, लेकिन जूठे बर्तन धुलवाना उसे अच्छा नहीं लगता। माधुरी के जाने के बाद कहती है, माँ जी आप रहने दो, बर्तन मैं बाद में धुल लूँगी। लेकिन तभी उसका बच्चा रोने लगता है। मंदाकिनी जी कहती हैं, बेटा तुम अपने बच्चे को संभालो, उसको कमरे में लेकर जाओ, दूध पिलाओ, तब तक मुझसे जो बन पड़ता है मैं देखती हूँ। कमरे में जाकर माधुरी की भाभी राम भरोसे जी को फ़ोन लगा देती है और कहती है, आप भी आ जाइए, क्योंकि उसे पता है मंदाकिनी जी बहुत सीधी साधी हैं और माधुरी उनके सीधेपन का फ़ायदा उठा रही है। बर्तन धोने के बाद मंदाकिनी जी वापस से सोफे पर आकर बैठ गईं। तभी सोफे पर बैठी हुई माधुरी की एक रिश्तेदार चिल्लाती हुई कहती है, हे भगवान, मेरे पर्स से सोने की चैन गायब है। अभी पिछले हफ्ते ही मेरे पति ने मेरे 30वें जन्मदिन पर वह चैन दी थी, पूरे 1.5 लाख की खरीदी थी, और पता नहीं वह चैन कहाँ चली गई। जरूर इस बुढ़िया ने मेरी चैन चुराई है, इसकी तलाशी लो। और यह रसोई में काम करने वाली बुढ़िया हमारे साथ सोफे पर आकर कब बैठ गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। इसी ने मेरी चैन चुराई है, क्योंकि जिस महिला ने मंदाकिनी जी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था वह माधुरी की बहुत दूर की रिश्तेदार थी और उसे नहीं पता था कि वह माधुरी की सास हैं।
सरिता माधुरी की माँ से कहती हैं, यह क्या तरीका है? अपनी कामवाली को तुम सोफे पर सबके साथ बिठाती हो तो घर की चीज़ें तो चोरी होंगी ही। उसको तो एक कोने में जगह देनी चाहिए, अलग बैठने को बोलना चाहिए। कामवाली को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। मंदाकिनी जी को कामवाली बोले जाने पर माधुरी और उसकी माँ कुटिल मुस्कान के साथ मंद मंद मुस्कुराने लगी, लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि वह मेरी समधन है या वह मेरी सासू माँ है। जितना अपमान आज सासू माँ का हो रहा है, माधुरी उतनी ही खुश है, क्योंकि वह तो यही चाहती थी, अपनी सासू माँ से बदला लेना और उनका अपमान करना। चुपचाप खड़े खड़े सब सुन रही है। रिश्तेदार महिला मंदाकिनी जी की तरफ तलाशी लेने के लिए बढ़ती है। उनके चारों तरफ से हाथ लगाकर तलाशी लेने लगती है। कभी साड़ी के पल्लू में देखती है तो कभी उनके पर्स को खोल कर देखती है। अपनी बहू के मायके के ऐसे नज़ारे को देखकर और अपने ऊपर लगे इतने बड़े इल्ज़ाम को सुनकर मंदाकिनी जी एकदम से बुत बनकर खड़ी रह गई। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, बस आंखों से आंसू बह रहे हैं। मन ही मन पछता रही हैं। क्या वह अपनी बहू के मायके अपनी बेइज्जती करवाने आई थी? इतना बड़ा इल्ज़ाम उनके सर पर लगा दिया है और उनकी बहू कुछ भी नहीं कह रही है। तभी हॉल में राम भरोसे जी और उनका बेटा आता है। राम भरोसे जी अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखते हैं तो दंग रह जाते हैं और उस रिश्तेदार महिला को अपनी पत्नी से दूर रहने की हिदायत देते हुए कहते हैं, खबरदार, जो तुमने मंदाकिनी जी को छूने की हिम्मत भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आंखें दिखाते हुए विनीत माधुरी की तरफ देखता है कि माँ के साथ इतना कुछ हो रहा है और तुम चुपचाप से खड़ी खड़ी देख रही हो। क्या हुआ मंदाकिनी? तुम चुपचाप से खड़ी होकर रो क्यों रही हो? मंदाकिनी जी कुछ बोलती उससे पहले ही वह रिश्तेदार महिला चिल्लाती हुई कहती है, इस बुढ़िया ने मेरी 1.5 लाख की चैन चुराई है, इसलिए मैं इसकी तलाशी ले रही थी। खबरदार, जो तुमने मेरी पत्नी की पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया तो। मेरी पत्नी को किसी की चैन चुराने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास सब कुछ है। मेरी पत्नी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वह चाहे तो तुम्हारे जैसी बहुत सी चैन खरीद सकती है। हंसती हुई रिश्तेदार महिला कहती है, औकात देखी है? अपनी पत्नी की फटी सी साड़ी पहने हैं और मेरे जैसी चैन खरीदने की बात कर रहे हो? मुझे तो लगता है मेरे जैसी चैन उसने कभी ज़िंदगी में देखी ही नहीं होगी। इतनी डिजाइनर चैन है मेरी। तभी एक छोटा सा बच्चा एक चैन लेकर हॉल में आता है और कहता है, देखो दादी, मैं इस चैन में कितना अच्छा लग रहा हूँ। दादी, यह चैन मैं ठीक से पहन नहीं पा रहा, जरा इसको अच्छे से पहनाओ। बच्चे को चैन के हाथ में देखकर हॉल में खड़े हुए सभी लोगों के होश उड़ गए। विनीत बच्चे से पूछता है कि तुम्हें यह चैन कहाँ से मिली? तो वह कहता है, जब मेरी दादी वॉशरूम गई थी तो चैन जमीन में गिर गई थी। मैंने सोचा दादी की चैन को मैं ही पहन लेता हूँ और मैं चैन को लेकर बाहर खेलने लगा। बच्चे की बात सुनकर हॉल में एक सन्नाटा सा छा गया। विनीत गुस्साते हुए कहता है, अभी के अभी मेरी माँ से माफ़ी मांगो। उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? और क्या कह रही थी कि वह तुम्हारी चैन चुराई है? मेरी पत्नी के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है कि तुम्हें और तुम्हारी चैन को खरीद सकती है। करोड़ों की मालकिन है मेरी पत्नी और किसी के पहनावे को देखकर उसकी हैसियत का पता नहीं लगाया जा सकता। माना कि मेरी पत्नी दिखावा नहीं करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। हॉल में खड़े हुए सभी लोग माधुरी और उसकी माँ उस रिश्तेदार महिला की बुराई करने लगते हैं कि कैसी बहू है। माधुरी अपनी सास का इतना अपमान होते हुए देख रही थी।
विनीत माधुरी को फटकार लगाते हुए कहता है, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी माधुरी। तुम्हारे घर में मेरी माँ का इतना अपमान हो रहा था और तुम एक शब्द भी नहीं बोली मेरी माँ के लिए, चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। मैंने अब तक बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर निकल गया है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी माँ घर के काम करने वाली या मेरी माँ के पास पैसों की कमी है? तुम्हें बता दूं कि घर की जितनी भी प्रॉपर्टी है मेरी माँ और पापा की ही है। शहर के मार्केट के बीचों बीच वाली दुकान जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है मेरी माँ के नाम है। माँ चाहे जो कर सकती है, लेकिन नहीं, मेरी माँ को साधारण जीवन पसंद है, इसलिए वह साधारण तरीके से रहती है, कोई दिखावा नहीं करती। माधुरी, आज तक तुमने मुझे पर शर्त लगाई है और मैंने तुम्हारी शर्त मानी है, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानूंगा और अब तुम्हें मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। अगर तुम मेरे घर वापस आना चाहती हो तो एक बहू बनकर आना, बहू की जिम्मेदारियों को सीख कर आना, घर के काम सीख कर आना, वरना मेरे घर में वापस आने की ज़रूरत नहीं है। रहो अपने मायके में अपने मायके वालों के साथ। देखता हूँ कब तक मायके वाले तुम्हारी पूर्ति करते हैं। जब तक तुम्हारे माता पिता हैं तब तक रह लोगी। किसी के भाई भाभी अपनी ननद को पूरी जिंदगी के लिए नहीं रख पाते हैं, और जिन मायके वालों के लिए तुम इतना घमंड दिखा रही हो, देखते हैं तुम्हारे माँ बाप के बाद तुम्हारा कौन साथ देता है। इतना कहकर विनीत माता पिता का हाथ पकड़कर उन्हें कार में बिठाकर वापस अपने घर ले आया। पीछे से सबके सामने माधुरी का शर्म से सर झुक गया, क्योंकि माधुरी की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी कि वह अपने ससुराल में कुछ काम धाम नहीं करती, सारे काम अपनी सास से कराती है। उसकी भाभी ने भी माधुरी की सारी करतूतों को जान लिया था। माधुरी पूरी महफिल में किसी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। आज विनीत ने माधुरी से कहा, अगर तुम ससुराल आना चाहती हो तो एक बहू बनकर आना, वरना मत आना। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं जो मेरे माता पिता के साथ गलत बर्ताव करे और उन्हें बात बात पर ताने देता रहे। यह सुनकर माधुरी को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह चिल्लाते हुए बोली कि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। यह सुनकर विनीत और उनके माता पिता सब अपने घर चले गए, लेकिन उसकी इन हरकतों की वजह से अब उसके मायके में उसकी भाभी उसे ताना मारा करती थी और बात बात पर सुना भी दिया करती थी, जिससे परेशान होकर कुछ ही दिनों में माधुरी को न चाहते हुए भी अपने ससुराल आना पड़ा। अब धीरे धीरे माधुरी के स्वभाव में भी बदलाव आ गया था। वह अपनी सास ससुर का बहुत सम्मान करने लगी, उनका ख्याल रखने लगी। तो दोस्तों, राम भरोसे जी ने अपनी पत्नी का आत्मसम्मान बचाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।